Hi, and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. This is third lecture of Work, Power and Energy. In this lecture, we are going to study that how we can calculate work done by using force displacement graph and work done in conservative and non-conservative field. First of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets, and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. So आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे डायमेंशन ऑफ वर्क. सो हमें पता है वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर. सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स? इट इज m1 l1 t-2. एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द लेंथ. सो इसका डायमेंशन होगा l1. सो दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो हमें डायमेंशन मिलता है m1 l2 t-2. तो ये होगा डायमेंशन ऑफ वर्क. देन अब हम बात करते हैं यूनिट की. यूनिट ऑफ वर्क टू कैटेगरीज में इन्हें रखा गया है. एक है एब्सोल्यूट यूनिट एंड सेकेंड वन जो है वो है ग्रेविटेशनल यूनिट. हम जो यूज करेंगे वो एब्सोल्यूट यूनिट ही होगा. सो एब्सोल्यूट यूनिट क्या होता है? जो हम एसआई यूनिट या सीजीएस यूनिट की बात करते हैं. रिमेंबर वर्क का एसआई यूनिट है जूल. वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल. एंड इसका सीजीएस यूनिट होता है अर्ग. सो व्हाट इज जूल? डिफाइन करते हैं हम उसे. सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. वर्क इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सो अगर हम फोर्स की वैल्यू एसआई में जो कि 1 न्यूटन होती है एंड डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर होता है तो यहाँ पे हम 1 मीटर लिख दे. सो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर हमें देता है 1 जूल. सो इसे हम लिखेंगे कैसे? वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल. वर्क डन क्या होगा? 1 जूल when 1 Newton force displace the body through 1 meter in its own direction. Means suppose ये body है, इसका मास हमें रिक्वायर्ड नहीं है फिलहाल. सो इसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 1 न्यूटन का. इसमें 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है. सो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब हम कहेंगे कि इस बॉडी के ऊपर कितना वर्क हुआ? 1 जूल वर्क हुआ. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जूल इज व्हाट? 1 जूल को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज प्रोडक्ट ऑफ 1 न्यूटन एंड 1 मीटर. देन उसके बाद अर्ग. सपोज अब इसे डिफाइन करने का वे थोड़ा चेंज हो जाएगा. हम यूनिट जो है वो सीजीएस सिस्टम में लेंगे. सपोज ये एक बॉडी है जिसका मास m है. इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है 1 डाइन. डाइन इज एसआई सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स एंड 1 डाइन का फोर्स लगाने पे ये 1 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है. सो 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो रहा है. 1 डाइन फोर्स अप्लाई करने पे कितना डिस्प्लेस हो रहा है? 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो रहा है. हम सीजीएस यूनिट की बात कर रहे हैं इसलिए लेंथ कितना होगा? 1 सेंटीमीटर. सो बहुत स्मॉल फोर्स अप्लाई किया, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तब यहाँ पे वर्क भी स्मॉल होगा. सो वर्क कितना कहलाएगा? 1 अर्ग. सो रिमेंबर work done is said to be 1 erg when 1 dyne force displaces the body through 1 centimeter. 1 dyne force से क्या होगा? 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट होगा. तब हम क्या कहेंगे? वर्क कितना हुआ? 1 erg हुआ. अब हम बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग क्या होना चाहिए इनका रिलेशन. सो हमें पता है कि 1 erg मीन्स व्हाट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 1 dyne एंड 1 सेंटीमीटर. दिस इज इंपॉर्टेंट. अभी हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग. सो
इनका रिलेशन क्या होता है हम देखते हैं। व्हाट इज 1 जूल? 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अगर हम न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करें, सो अपने यूनिट डायमेंशन में ये कन्वर्जन स्टडी किया होगा। सो 1 डाइन इज व्हाट, सॉरी 1 न्यूटन इज व्हाट, इट इज 10 पावर 5 डाइन, इट इज 10 पावर 5 डाइन। एंड 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो वी नो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 पावर 2 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो वी कैन से 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 पावर 7, 5 प्लस 2 7 डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर। एंड हमें पता है डाइन सेंटीमीटर इज नथिंग बट द अर्ग, सो वी कैन राइट कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 पावर 7 अर्ग। सो दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसे आपको याद रखना है कि 1 जूल मतलब कितना अर्ग होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू 10 पावर 7 अर्ग। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट की। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आपको मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है वो एब्सोल्यूट यूनिट में ही रहेंगे, बट स्टिल पार्ट ऑफ सिलेबस है, हम इसे देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट एसआई में इसे केजी मीटर कहा गया है। वर्क फॉर्मूला है इसका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम फोर्स को माने कि फोर्स जो है इट इज इक्विवेलेंट टू 1 केजी वेट, फोर्स कितना लग रहा है, 1 केजी वेट फोर्स लग रहा है, सो उससे डिस्प्लेसमेंट अगर 1 मीटर हो रहा है तब हम कहेंगे कि वर्क कितना हुआ, 1 केजी मीटर। सो फोर्स का यूनिट यहाँ पे केजी वेट हम ले रहे हैं तो केजी, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो इसलिए इसे 1 केजी मीटर कहेंगे। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 केजी मीटर इज इक्वल्स टू 1 केजी वेट, 1 केजी वेट इंटू 1 मीटर। एंड 1 केजी वेट मीन्स कितना होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू केजी वेट जो है 1 केजी वेट, इट इज mg, रिप्रेजेंटेड बाय mg। मास तो 1 दिया हुआ है, g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, 9.81। सो यहाँ पे 1 केजी वेट को हम लिख सकते हैं 9.81 इंटू 1 न्यूटन मीटर। यहाँ पे हम इस तरीके से वैल्यू लिख सकते हैं इसका, मीन्स 1 केजी मीटर, 1 केजी मीटर इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर इज नथिंग बट द जूल, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू 9.81 जूल। रिमेंबर दिस रिलेशन एज वेल कि 1 केजी मीटर मतलब कितना होता है 9.81 जूल। वैसे ही अगर हम यहाँ पे मास को ग्राम में मेजर करें एंड लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाए तो वर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर मतलब क्या होगा, 1 ग्राम वेट, 1 ग्राम वेट फोर्स लगाया जा रहा है, उससे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 1 सेंटीमीटर। सो 1 ग्राम वेट को अगर हम डाइन में कन्वर्ट करें तो इट इज 981 डाइन, इट इज 981 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 981 डाइन सेंटीमीटर इज नथिंग बट द अर्ग। सो 1 ग्राम वेट कितना होता है 981 अर्ग। अगर आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो आपके लिए ये रिलेशन पता होना जरूरी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एब्सोल्यूट यूनिट, आपको पता होना चाहिए कैसे डिफाइन किया गया है सीजीएस, कैसे डिफाइन किया गया है एसआई यूनिट। देन अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्क डन कैलकुलेशन बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। सो देखते हैं इसे। सपोज सबसे पहले हम ग्राफ देख लेते हैं। हमारे पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, एक्स एक्सिस बता रहा है डिस्प्लेसमेंट एंड वाई एक्सिस बता रहा है फोर्स। सो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। अब हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि सपोज एक ऑब्जेक्ट जो है जिसका इनिशियल पोजीशन ये एक्स आई था, एक्स आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इसका फाइनल पोजीशन हो गया एक्स एफ, फाइनल पोजीशन हुआ एक्स एफ। एंड ये एक्स आई से मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स आई से एक्स एफ कब हुआ, व्हेन इट इज अप्लाइड विथ वेरिएबल फोर्स। यहाँ पे वेरिएबल फोर्स लगा दिया, सपोज ये वेरिएबल फोर्स हमने यहाँ पे लगा दिया। सो ये गया एक्स एफ तक वेरिएबल फोर्स अप्लाई करने के बाद। थोड़ा और बेटर वे में हम इसे बना लेते हैं। यहाँ पर वेरिएबल फोर्स हमने अप्लाई किया था इस पे, सो एक्स आई से ये एक्स एफ तक चला गया। अब इसके बाद सपोज
ये वेरिएबल फोर्स जो है इसकी एवरेज वैल्यू है। सपोज जो वेरिएबल फोर्स है उसकी एवरेज वैल्यू है एफ, वेरिएबल फोर्स की एफ है एवरेज वैल्यू। सो एवरेज वैल्यू ऑफ वेरिएबल फोर्स। सो सपोज हमने वेरिएबल फोर्स की एवरेज वैल्यू जब इसे अप्लाई की, सो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो हुआ बहुत स्मॉल, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसको हम ग्राफ में हम देख सकते हैं। ये dx डिस्प्लेसमेंट हुआ कब? जब हमने f एवरेज वैल्यू प्रोवाइड की, तो dx डिस्प्लेसमेंट हुआ जो कि इनिशियल से कितने पे था? x डिस्टेंस पे था। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि f फोर्स जब अप्लाई किया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? dx हुआ, जो कि इनिशियल से कितने डिस्टेंस पे था? x डिस्टेंस पे। सो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, जस्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx हो रहा है जब हमने f फोर्स लगाया। क्योंकि जब फोर्स वेरिएबल होता है हमें इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ता है, हमने ये पहले भी देखा है। सो रिमेंबर, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन भी स्मॉल ही होगा। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम वर्क डन को कह सकते हैं कि वेरी स्मॉल वर्क डन है, dw। सो स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय f डॉट dx। सो इससे क्या पता चलेगा, अगर हमें नेट वर्क डन चाहिए, नेट वर्क डन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे स्मॉल स्मॉल वर्क जो है, स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल स्मॉल फोर्स जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट मींस ऐसा स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ेगा एंड नेट वर्क डन को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो स्मॉल स्मॉल वर्क डन आ रहा है उसको इंटीग्रेट करेंगे हम xi से xf तक। सो इससे हमें मिलेगा नेट वर्क डन। सो dw की वैल्यू क्या हो जाएगी? xi टू xf, इट इज f डॉट dx। इसका मतलब क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिमेंबर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ये बताता है वर्क डन। ये क्या बताता है हमें? वर्क डन। सो रिमेंबर, वर्क डन इज व्हाट? इट इज एरिया अंडर द कर्व। अब इसमें ट्विस्ट ऐसा है, हो सकता है आपको एग्जाम में जो ग्राफ है वो दे दिया जाए एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पे एक्सेलरेशन जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे ग्राफ दे दे, यूनिट है इसका मीटर। सो इसका ग्राफ दे दिया है कि एक्सेलरेशन हो रहा है। सो ऐसे केस में आप वर्क डन कैसे निकालोगे? हमें पता है कि फोर्स मतलब क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स मींस मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो बेसिकली अगर हम मास को अलग कर दे, क्योंकि मास तो कांस्टेंट होगा बॉडी का, सो मास से अगर हम मल्टीप्लाई करें सो एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सो एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? एरिया अंडर द कर्व, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का। सो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला बनता है मास इनटू एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व इन एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। सो ये होगा वर्क डन का एक और फॉर्मूला। सो ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे लिखी हुई है बेटर वे में आपके नोट्स के लिए, सो दैट आप इसे अच्छे से नोट कर सको। जस्ट रिमेंबर कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व है, कर्व के अंदर का एरिया, वो रिप्रेजेंट करता है वर्क डन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ 10 kg मास गिवन है हमें 10 kg, मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। इफ एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पोजीशन इज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द टोटल वर्क डन ऑन द मास बाय द फोर्स एज द मास मूव फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 8। सिंपल क्वेश्चन है, हमें मास अलग से दिया हुआ है एंड अगर आप ग्राफ देखो तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि वर्क डन अगर हमें निकालना है, वर्क डन इज व्हाट? मास इनटू, हमने देखा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बट फोर्स इज व्हाट? इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन एंड इनटू डिस्प्लेसमेंट एज इट इज। सो मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा? इट शुड बी एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इन एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। सो यहां पे अगर हम ग्राफ देखें, सो दिस इज द पोर्शन, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है। सो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए। सो मास कितना दिया हुआ है? 10,
इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 0 to 8 और हाइट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20, सो हाफ इंटू 8 इंटू 20। बट क्या ये करेक्ट होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिट अगर हम देखें तो जूल में है एंड यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक्सेलरेशन का यूनिट भी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर लेंगे। अब हाफ इंटू बेस कितना है 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 8 इंटू 10 पावर माइनस 2, 8 इंटू 10 पावर माइनस 2 सेंटीमीटर, देन इंटू माइनस 2 मीटर होगा। एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन कितना है 20, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 10 पावर माइनस 2, अब ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये 2 और ये 10 कैंसल, सो 10 इंटू 10 10 पावर 2, 10 पावर माइनस 2 ये हमने पास में लिख लिया, इंटू 8 इंटू लास्ट का 10 पावर माइनस 2 एज इट इज। 10 पावर 2 माइनस 2 कैंसल, क्योंकि 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, सो आंसर रहेगा 8 इंटू 10 पावर माइनस 2 जूल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन सेकेंड क्वेश्चन, अब यहां पे भी ग्राफ हमें दिया हुआ है, क्या पूछा गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोजीशन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है एंड डिस्प्लेसमेंट 1 से 5 तक हो रहा है। सो इस केस में हमें बताना है वर्क डन एंड यूनिट अर्ग दिया हुआ है, अर्ग है इसलिए हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, डाइन और सेंटीमीटर एज इट इज रखना है। सो बेसिकली अब यहाँ पे ग्राफ यूनिफॉर्म तो नहीं है, सो एक एक सेगमेंट की अगर हम बात करें तो उनका एरिया निकाल लेते हैं। पहले बात करते हैं हम इस सेगमेंट की। सो इस सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, बेस कितना है इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ इसका है 1, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, दिस इज यूनिट, सो लेंथ हो जाएगा 1 और इसका ब्रेथ कितना है 10, 0 to 10। देन प्लस यहां पर सेकेंड पोर्शन के लिए लेंथ कितना है, एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, अगेन 1, 2 से 3 मतलब 1 एंड कितना वाइड है ये 0 से 20 तक, सो एल इंटू बी 20 प्लस, अब यहाँ पे नीचे जा रहा है, सो लेंथ कितना है यहाँ पे अगेन 1, लेकिन नीचे जा रहा है सो नेगेटिव जा रहा है इसलिए ये हो जाएगा -20, देन प्लस 4 to 5 अगेन 1 एंड हाइट कितना है इसका 10, सो 1 इंटू 10 10 प्लस 1 इंटू 20 20 माइनस 20 प्लस 10, सो 20 माइनस 20 कैंसल, आंसर आ जाएगा 20 अर्ग। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। सो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सो अगर 5 to 6 के बीच में वर्क पूछता तो 5 to 6 के बीच में वर्क क्या है 0। सो इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ग्राफिकल क्वेश्चंस देख रहे हैं क्योंकि हमने ग्राफिकल वे देखा है सॉल्व करने का। अब यहां पर बोला गया है कि ग्राफ बिटवीन द रेजिस्टिव फोर्स, फोर्स कैसा है रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स का काम क्या है रोकना, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन इन फिगर। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, दिया हुआ है कि मास ऑफ द बॉडी इज 25 kg, मास ऑफ द बॉडी कितना है 25 kg, इनिशियल वेलोसिटी 2 है, व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 5 मीटर इट्स काइनेटिक एनर्जी वुड बी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं रिकॉल करवाना चाहूंगा, रिमेंबर वर्क डन इज गिवन बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन एनी काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि वर्क कब होगा, जब हमने फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ तब वर्क होगा। सपोज यहाँ पे व्हीकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, व्हीकल कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है, अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है मतलब एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस फोर्स तो उस पे है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी अगर चेंज हो रही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज हुई इसका मतलब उस पर वर्क किया गया। सो बेसिकली अब क्वेश्चन को समझिए कि यहां पर इनिशियली व्हीकल जो है इनिशियली कितने स्पीड से जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से जा रहा था, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। सो हाफ मास दिया हुआ है 25 kg, v स्क्वायर इज 2 स्क्वायर, सो ये कैंसल, सो 25 2 50 जूल, एनर्जी का भी यूनिट क्या रहेगा जो वर्क का यूनिट है जूल। अब
फोर्स कैसा है, रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स है मतलब डेफिनेटली उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। सो रेजिस्टिव फोर्स के वजह से वर्क हुआ है, यहां पर डेफिनेटली वर्क हुआ है। सो काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मींस डिक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी कितनी है, आप देख सकते हो ऑप्शन बी, काइनेटिक एनर्जी के वैल्यूज देख सकते हो, डिक्रीजिंग वैल्यू दी हुई है। सो इसका मतलब यहां पे हम वर्क डन को क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हमने इनिशियल माइनस फाइनल क्यों लिखा, क्योंकि इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है। सो अगर हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, 50 जूल, बट वर्क डन कितना है, तो यहां पे हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है। सो ये ग्राफ हमें वर्क डन देगा। सो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया ही वर्क डन रहेगा, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 0 to 4, 0 to, सो 0 to 4 है। सो बेस आ जाएगा 4 एंड हाइट कितना है यहाँ पे 20। सो 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 2 इंटू 20 40 इज इक्वल्स टू 10 जूल। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है 10 जूल। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, वर्क डन इन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं, देन इसके बाद हम प्रीवियस स्लाइड में जाएंगे। सी, यहां पर हो ऐसा रहा है कि जस्ट पहली फिगर आप देखिए, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर जाते। सपोज यहां पे बॉडी जो है ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट से इसे हम बी पॉइंट तक लिफ्ट कर रहे हैं। लिफ्ट कर रहे इट मीन्स हम वर्टिकली अपवर्ड यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो वर्टिकल अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो हम देखते हैं केस 1 में। सो केस 1 में वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इन केस 1, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो फर्स्ट केस में क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का फॉर्मूला। अब फोर्स कितना है, बॉडी को ए से बी पॉइंट तक लिफ्ट करना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इक्विवेलेंट टू इट्स वेट, उसका वेट रहेगा mg। सो यहाँ पे mg जितना ही फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये जा रहा है। सो फोर्स को हम रिप्लेस करेंगे mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है h हाइट जितना है। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया h। सो वर्क डन क्या रहेगा इन फर्स्ट केस, इट इज mg h। अब बात करते हैं हम सेकेंड केस की। सेकेंड केस में हम यहां पे देख सकते हैं कि हम डिस्प्लेस कितना कर रहे हैं इसे, सेकेंड केस में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जाना है। तो यहां पे लेंथ एल दी हुई है, बट वर्टिकल डिस्टेंस देखिए तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या दिख रहा है हमें, एच डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस एच है, बट कितना लेंथ लेकर जा रहे हैं उसे, एल लेंथ तक कैरी किया जा रहा है। फोर्स कितने एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। अब इसके बाद तो सेकेंड केस में वर्क डन क्या होना चाहिए, फॉर्मूला है हमारे पास F इंटू एस इंटू साइन थीटा, क्योंकि यहां पे कंपोनेंट ऑफ फोर्स लगेगा। सो एफ एस इंटू साइन थीटा। ये थोड़ा बेटर वे में से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं सेकेंड कंडीशन को। सी, यहां पे क्या कर रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट L हो रहा है, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट हो रहा है। सो फोर्स कितना लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहां पर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स कितना लगेगा। सो mg वर्टिकली ऊपर लेकर जाना था, तो इस तरीके से यहां पर हमें क्या करना पड़ रहा है, यहां पर इसका कंपोनेंट जो है ये होना चाहिए mg साइन थीटा, दिस शुड बी mg साइन थीटा। तो ये रहेगा फोर्स। अगर आपको नहीं समझ में आया कि mg साइन थीटा कैसे आया तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं उसे। ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो इट शुड बी इक्वल टू mg cos 90 माइनस थीटा।
एंड cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। तो इस तरीके से ये बना mg sin थीटा। सो यहाँ पर mg sin थीटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एल के डायरेक्शन में। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्क डन इन सेकेंड केस इज mg sin थीटा इंटू लेंथ। सो अगर हम ये ट्रायंगल कंप्लीट करें, ये तो हमें हाइट दी हुई है h, सो l को इन टर्म ऑफ h लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये अगर हम साइन थीटा ले, साइन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सो ऑपोजिट है h, अपोजिट क्या दिख रहा है थीटा का h, और हाइपोटेनियस क्या है l। सो इससे l की वैल्यू क्या मिलती है, l इज इक्वल्स टू h बाय साइन थीटा। सो यहाँ पर mg साइन थीटा एज इट इज, l को हम लिख सकते हैं h बाय साइन थीटा, देन साइन थीटा कैंसल। सो वर्क डन इन सेकेंड केस हमें क्या मिल रहा है, इट इज mgh। अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में हम देखें, सो जस्ट इमेजिन ये हाइट है h1, दिस इज h2, दिस इज h3, दिस इज h4 एंड दिस इज h5, एंड वी कैन क्लियरली से कि हम कलर चेंज कर लेते हैं इसके लिए। यहां पर h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4 एंड प्लस h5 इट इज इक्विवेलेंट टू h, क्योंकि वर्टिकल हाइट की बात हो रही है। सो यहां से यहां तक का वर्क डन। अब ये डिस्प्लेसमेंट है बट फोर्स तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम इसे यहां से यहां तक लेकर जाना है, तो फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकल है। सो फोर्स को 90 डिग्री पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो वहां पे वर्क डन 0 होगा। तो वर्क डन बस इसी केस में काउंट होगा, वर्टिकल केस में ही वर्क डन काउंट होगा। हॉरिजॉन्टल केस में वर्क डन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, क्योंकि फोर्स के 90 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, 0 होता है। अब यहां पर इतना क्लियर है। तो थर्ड केस में वर्क डन क्या मिलेगा हमें, हम लिख सकते हैं पहले स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा mgh1, देन हॉरिजॉन्टल के लिए 0, देन अगेन वर्टिकल के लिए mgh2, हॉरिजॉन्टल के लिए फिर 0, देन mgh3, mgh3 हॉरिजॉन्टल के लिए 0, देन mgh4 हॉरिजॉन्टल के लिए 0 एंड mgh5। सो इस सब में से mg कॉमन निकलता है एंड h1 से लेके ऐड करेंगे हम h5 तक, एंड वी नो h1 से h5 तक हाइट कितना है h, सो ये हो जाएगा mgh। अब नेक्स्ट अगर हम केस देखें तो यहाँ पे पाथ जो है बहुत ही डिफरेंट यूज किया हुआ है। सो इस केस में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट को। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इन फोर्थ केस, वर्क डन इन फोर्थ केस इट इज इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, एंड इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, mgh ही आएगा। हम तीनों केस से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि mgh आएगा। सो यहां से हमने क्या देखा कि वर्क डन यहाँ पे अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा था। सो वर्क डन जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया या इन फेवर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क हो रहा है। सो जो वर्क है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। सो ऐसे वर्क डन को कहा जाता है कंजर्वेटिव वर्क, कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ वर्क डन हम इसे कह सकते हैं। सो रिमेंबर, इन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन बाय फोर्स, इन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन बाय फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। मतलब अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, सो अगर हम ए से बी तक जाने के लिए पाथ 1 फॉलो करें या पाथ 2 फॉलो करें या पाथ 3 फॉलो करें, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तीनों केस में वर्क डन कैसे आने वाला है, इक्विवेलेंट ही रहेगा। रिमेंबर, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू बी इन पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3 हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। सो जहां पे वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है उसे क्या कहा जाता है, कंजर्वेटिव। सो अब अगर हम क्लोज लूप की बात करें कि वर्क डन इन ए टू बी एंड देन वर्क डन इन बी टू ए, दोनों का समेशन क्या होगा, 0। मीन्स कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन बाय फोर्स ओवर अ क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। ये हमेशा कैसा होता है, 0 होता है क्लोज लूप में। और क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फील्ड में अगर हम काम कर रहे हैं तो वर्क डन हमेशा 0 ही होगा। सो यही हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले।
सो कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड ऑल दी सेंट्रल फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सपोज एक बॉडी को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब लेकर जा रहे हैं, हम नीचे से ऊपर लेकर जा रहे हैं तो वर्क डन कितना हो जाएगा? mgh. बट ऊपर से नीचे लेकर आ रहे हैं तो वर्क डन कितना हो जाएगा? -mgh. और दोनों का समेशन कितना हो जाएगा? 0. सो यहाँ पे हम लेक्चर एंड करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम यही से स्टार्ट करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से, एंड इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है. ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसे पहुंचाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए विद हैशटैग डिजिटल अलायंस. हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे. एंड आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं. एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and do subscribe the channel for the regular updates and press the bell icon. Thanks for watching.